चलो वापस आते हैं हम लोग। तो यहां पर हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा करंट एसेट कितना था, 40,000। अब तुम लोग बोलोगे सर आप कहीं 40,000 ले ले रहे हैं, कहीं पर 10,000 ले ले रहे हैं, कुछ भी। हाँ, तुम लोग भी कुछ भी ले सकते हो। मैंने जैसे कुछ भी ले लिया ना, तुम लोग भी 40 की जगह कोई 30 लेगा तो भी चलेगा, 50 कोई लेगा फिर भी चलेगा, 10,000 लेगा फिर भी चलेगा, 1,000 लेगा फिर भी चलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अपने को यहाँ पर कोई रेशियो नहीं निकालना है, अपने को बस ये दिखाना है कि ये ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, करंट रेशियो के ऊपर इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ा। यानी कि करंट रेशियो मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या फिर सेम रह रहा है, अपने को बस वो चेक करना है। तो इसीलिए यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता हम लोग कितना अमाउंट का अज्यूम कर रहे करंट एसेट या करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलो। तो हम लोग ये मान ले रहे कि हमारा करंट एसेट था 40,000, अकॉर्डिंगली हमारा करंट लायबिलिटी उसका हाफ हो जाएगा यानी कि 20,000। अब बोला जा रहा हमने इन्वेंट्री परचेस किया 20,000 का क्रेडिट में। तो इन्वेंट्री जब हम लोग परचेस करेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा 20,000 से, यानी कि करंट एसेट बढ़ेगा 20,000 से। लेकिन हमने क्योंकि क्रेडिट में परचेस किया है तो हमारा साथ ही साथ से क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर भी बढ़ेगा। क्रेडिट में परचेस करते तो क्रेडिटर भी बढ़ता है, और क्रेडिटर क्या है, करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट लायबिलिटी भी मेरा 20,000 से बढ़ जाएगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। आफ्टर परचेस, आफ्टर परचेस क्या होगा, करंट एसेट जो है ये मेरा 40,000 था, ये 20,000 से बढ़ जाएगा। क्यों 20,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 20,000 का मैंने इन्वेंट्री स्टॉक जो नया परचेस किया, इसके वजह से मेरा करंट एसेट अभी 20,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी भी मेरा बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी जो मेरा अभी 20,000 था पहले, अब वो कितना हो जाएगा, ये भी 20,000 से बढ़ जाएगा। क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री हमने कैसे परचेस किया, वो इन्वेंट्री हमने क्रेडिट में परचेस किया। तो क्रेडिट में परचेस किया इसका मतलब क्रेडिटर बढ़ गया होगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है। तो अब मेरा नया करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आ गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू करंट रेशियो निकाल लेंगे। करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी, ये कितना आ जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 40,000, ये कितना आता है। अब जैसे ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो मान लो 1.5, 1.5 आया इस टू 1, अगर तुमको दिखाना है वैसे, या डायरेक्ट 1.5 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो पहले था 2, अभी हो गया 1.5, यानी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये तुमको लिख देना होगा। तो यहाँ पर लास्ट में बस एक लिख दो, अदरवाइज इनकम्प्लीट रहेगा, तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक लाइन लिख दो, देयरफॉर करंट रेशियो हैज डिक्रीज्ड आफ्टर इन्वेंट्री परचेस। ठीक है, चलो। तो ये हो गया। एक बार मेरे को बताना, ये तुम लोग को समझ में आया क्या, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ एक एक करके, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये पार्ट ए है, किसी को अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो पार्ट ए का, फिर मैं बी भी दिखा देता हूँ। दिस इज पार्ट ए, अगर नोट डाउन हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। और दिस इज पार्ट बी। किसी को डाउट है तो प्लीज मेरे से एक बार पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आया किस तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे अज्यूम करते हैं। अज्यूम करने का कुछ भी फिगर एक लेके अज्यूम कर सकते हो, अल्टीमेटली अपने को रेशियो के ऊपर इम्पैक्ट चेक करना है। सभी को क्लियर है, चलो ठीक है। कोई नहीं पूछ रहा तो मैं मान लेता हूँ सभी को क्लियर है। तो अपना हो गया ये 9 नंबर भी। ठीक है, कॉपी में जिन लोगों ने भी बनाया है 9 में इंपॉर्टेंट लिख देना, यानी कि एग्जाम के पहले एक बार रिवीजन करके जाना है। चलो आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रॉब्लम नंबर 11, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। अच्छा, यहाँ लिक्विड रेशियो का बात हो रहा है कि अपने को क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो में सारा कुछ तो हम लोग करंट रेशियो के तरह ही लेते हैं, बस करंट एसेट में दो चीज नहीं लेते। कौन कौन सा चीज, इन्वेंट्री और प्रीपेड। तो देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दे दिया, टोटल कितना, टोटल करंट लायबिलिटी है 50,000, तो ये तो अपना काम हो गया, एक पार्ट दे दिया। दूसरा पार्ट दे दिया करंट एसेट 80,000। पर अपने को करंट एसेट नहीं चाहिए लिक्विड रेशियो में, अपने को क्या चाहिए, लिक्विड एसेट।
तो करंट एसेट से क्या माइनस करना है? इन्वेंट्री, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, और क्या माइनस करना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल करंट एसेट अगर हमारे पास 80,000 का है, उसके अंदर डेफिनेटली ये इन्वेंट्री इंक्लूडेड होगा 25,000 का, और इसके अंदर डेफिनेटली प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड होगा 5,000 का, जो कि ये दोनों अपने को हटा देना है क्योंकि ये दोनों लिक्विड एसेट नहीं होता है। तो अगर 25,000 और 5,000 यानी कि टोटल 30,000 हम लोग हटा देंगे करंट एसेट में से, टोटल 80,000 के करंट एसेट में से, तो हमारे पास बैलेंस करंट एसेट बचेगा कितना? 50,000 का। और ये बैलेंस करंट एसेट 50,000 का जो होगा, यही अपना लिक्विड एसेट हो जाएगा, यानी कि क्विक एसेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे लिक्विड रेशियो निकालने के लिए? लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी, यानी कि 50,000 बाई 50,000। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1:1। मेरे को लगता है ये कराने का जरूरत नहीं है, मैंने वर्बली समझा दिया। तुम लोग जिन्होंने कर लिया है उसके लिए कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं किया मेरे ख्याल से उनको समझ आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तुम लोग कर पाओगे, मैंने समझा भी दिया। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर इसका क्या करेंगे, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि सर ये आइटम का क्या करेंगे ट्रेड रिसीवेबल का, तो याद रखो इसका कुछ भी नहीं करेंगे। समझ में आया? इसका कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हर वो डिटेल जो दिया हो वो कोई काम का हो। क्वेश्चन में जो भी डिटेल उन्हें देना है एग्जामिनर देंगे, अपने को वही लेना है जो अपने काम का है, जो अपने रिक्वायरमेंट का है। समझ में आ रहा है? तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए ट्रेड रिसीवेबल किसी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो, जैसे हम लोग शादी में जब जाते हैं, किसी वेडिंग में जाते हैं, तो वहां पर बुफे में बहुत सारे आइटम्स लगे होते हैं खाने पीने के लिए। तो हर कोई आता है अपने मनपसंद चीज खाता है। अब अगर एक पर्टिकुलर वेडिंग में 20 तरह के डिशेस सर्व किए जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि अपने को 20 चीज जो सर्व हो रहा है वहां पर वो सारा ही खा लेना है। हम लोग देखेंगे अपने हिसाब से क्या सूटेबल है, अपने को क्या खाना चाहिए। बुफे में अगर 20 आइटम है तो 20 खा लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वहां पर जाकर वो डेजर्ट नहीं खाएगा। अब वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं शादी में तो वहां पर सर्व कर रहा था, वो लोग दे रहा था तो हम ले लिए। ऐसा थोड़ी है भाई, वो दे रहा था, तुम्हारे काम का नहीं था, तुम मत लेते। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो नहीं खाएगा। अगर कोई कफ एंड कोल्ड किसी को हो रखा है तो वो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं खाएगा। मतलब एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा रिच आइटम, ज्यादा स्पाइसी या ज्यादा कुछ हेवी आइटम वैसा कुछ नहीं खाएगा, लाइट खाएगा। तो जिस तरह से हम लोग जब किसी वेडिंग में जाते हैं तो जितने भी चीजें रहती है, हम लोग को जो पसंद होता है अपने रिक्वायरमेंट का जो भी चीज होता है अपने वो लेते हैं, जो अपने को लगता है कि नहीं अपने को नहीं चाहिए अपने उसको इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना? सेम चीज क्वेश्चन में भी करना है। तो लोग बोलोगे सर कैसा कैसा एग्जाम्पल देते हैं आप, शादी ब्याह सब चीज। चलो जो भी है आगे बढ़ो। सब पर प्रॉब्लम, ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है? ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आता है मेनली, एक होता है डेटर और एक होता है बिल रिसीवेबल। ठीक है, अभी नए वाले कंपनी एक्ट के फॉर्मेट में ना ये लोग डायरेक्ट डेटर और ये सब नहीं लिखते, ये लोग ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं। मतलब जो हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस का जो अपना रेगुलर डे टू डे कोर्स का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी जिसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं, वो सारे ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो अपने को रिसीवेबल हो रहा है, यानी जो पैसा अपने को पाना है। तो इन जनरल इस कैटेगरी में दो ही आइटम को हम लोग रखते हैं, एक तो डेटर और एक तो बिल रिसीवेबल। क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं जिसमें मेनली सेल्स वगैरह आता है, तो उससे क्या होता है अगर हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं तो क्या बन जाता है डेटर। तो वो जो डेटर है वो हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल माना जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से वो रिसीवेबल क्रिएट हुआ है। और कभी कभी कुछ डेटर क्या करते हैं, बिल साइन करके दे देते हैं, तो डेटर के जगह पे क्या बन जाता है, बिल रिसीवेबल बन जाता है। तो ये बिल रिसीवेबल भी जो बना है ये क्यों बना है, ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से। तो ये डेटर और बिल रिसीवेबल जो है ये दोनों, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी जो बिजनेस में हो रहा है उसका आउटकम है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मतलब वो रिसीवेबल जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से बना। इसी तरह से ट्रेड पेबल में क्या आएगा, क्रेडिटर और बिल पेबल। समझ में आया? ये हेडिंग्स इस तरीके से भी एक्ट में बना के दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिक्विड एसेट, अच्छा यहां पर देखना प्रॉब्लम नंबर 12 में लिक्विड एसेट ही दे दिया, इसका मतलब इसमें इन्वेंट्री इंक्लूड है क्या? नहीं। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड है क्या? नहीं, क्योंकि ये लिक्विड एसेट है और हम लोग सभी को पता है लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं होता है। समझ में आया? और आगे दे दिया वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है निकालने के लिए, क्या बोला है? करंट रेशियो। अब करंट रेशियो निकालने के लिए अपने को एक्चुअली में क्या चाहिए, करंट रेशियो निकालने के लिए अपने को चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज।
तो तुम लोग को लगता है क्या कि करंट एसेट कहीं ना कहीं हम लोग को क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे ही दिया है? ध्यान से देखो तो, 3 आइटम को प्लस करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा, कौन बताएगा? एकदम मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं अभी। 3 आइटम को सर प्लस करेंगे तो करंट लिक्विड एसेट आ प्लस जाएगा। इन्वेंटरी, सर स्टॉक लिक्विड और प्रीपेड है। राइट, जो पहला लाइन में 3 आइटम दिया है वो तीनों का प्लस करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड एसेट का मतलब टोटल करंट एसेट ही होता है सिर्फ 2 आइटम को छोड़ के, वो है इन्वेंट्री और प्रीपेड, और वो दोनों भी अलग से दे दिया। तो अगर हम लोग लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हैं तो इसका टोटल अपने को मिलेगा करंट एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, पिछले क्लास में भी हम लोग इक्वेट करके सीखे थे निकालना, कि इक्वेट करके कैसे हम लोग निकालते हैं करंट लायबिलिटी। तो आराम से हम लोग वर्किंग कैपिटल के हेल्प से करंट लायबिलिटी भी निकाल लेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? जल्दी से बताओ, किसको याद है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? अभी तो शायद बताए थे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से अपना आ जाएगा करंट लायबिलिटी भी और करंट एसेट भी, और फाइनली तुम लोग निकाल लोगे करंट रेशियो। जिसने कर लिया है होमवर्क में ये घर पे आराम से, अच्छी बात है। जिसने नहीं किया फटाफट से करो और मेरे को बताओ कितना आंसर आया, और मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, बाकी लोग भी लिख लेंगे। प्लीज मेरे को कोई बताना करंट रेशियो कितना आ रहा है इसका। अगर किसी ने किया है तो प्लीज बताओ, नहीं किया तो फटाफट करके बताओ। मैं लिख दे रहा हूँ और प्लीज मेरे को बताना कितना आ रहा है। सर प्रखर ने आंसर 2.5। दिया। यस, प्रखर ने आंसर दिया 2.5। मैसेज प्रखर मैसेज मत किया करो, मैं जनरली चैट क्लास के टाइम पे चेक नहीं करता, ठीक है? चलो बोल दिया करो अनम्यूट करके। 2.5, प्रखर इज सेइंग 2.5:1। ठीक है, तो एक बार बाकी लोग भी चेक कर लेना क्या यही आंसर आ रहा है सबका। और होमवर्क में थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम देते ना, थोड़ा तुम लोग क्या किया करो ना, उसको कंप्लीट कर लिया करो, ताकि नेक्स्ट यस सर, क्लास में सही है। फटाफट। ठीक है, चलो अफान ने भी कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो अगर होमवर्क का प्रॉब्लम तुम लोग घर पे बना लेते हो और नेक्स्ट क्लास में फटाफट से जस्ट तुम लोग से डिस्कस कर लेंगे, किसी का कोई डाउट और क्वेरी होगा बस उसको थोड़ा सा एड्रेस कर लेंगे, तो इससे क्या होगा ना, अपना क्लास वेस्ट नहीं होगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्या करेंगे ना, नया टॉपिक से सीधा स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये चीज अगर तुम लोग करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, टाइम वेस्टेज कम होगा, टॉपिक हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका 2.5 आ गया। जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया आंसर नोट डाउन कर लो, घर पे बना के मैच कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13। 13 में यहाँ एक बैलेंस शीट बना के खूबसूरत सा दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। शेयर होल्डर्स फंड है जिसमें शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व में सरप्लस दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग दे दिया, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड ट्रेड पेबल दे दिया है। टोटल कितना है लायबिलिटी साइड का? 690। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग को करंट एसेट्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट भी दिया हुआ है। करंट एसेट में यहाँ पर है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड अदर करंट एसेट, जो कि इंडिकेट कर रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस को, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर 330 प्रिंट हो गया, एक्चुअली 330 नहीं होगा, ये कितना होगा बोलो तो? ये होगा 690। फिक्स्ड एसेट है 450 और ये 330। एक बार टोटल चेक करना, एक बार कोई कैलकुलेट करना तो देखना, तो यहाँ टोटल का कोई प्रॉब्लम लग रहा है, देखना तो कितना आ रहा है टोटल। कैसे यहाँ 330 लिखा है, प्लीज एक बार कोई चेक करना तो, करंट एसेट का टोटल कितना आ रहा है? करंट एसेट का टोटल कोई चेक करना। ये 330 नहीं होगा, ये 690 होगा। ये क्या ना टाइपिंग एरर है, एक मिनट को मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ये 690 आ रहा है ना मेरे ख्याल से, ये आएगा 6, कॉमा का है, कॉमा तो दिख नहीं रहा मेरे को। चलो ठीक है, बिना कॉमा का ही कर देते हैं, 690। ठीक है, हो गया 690। सब लोग चेक कर लिए ना? चलो अब एक बार ना, अगर किसी ने होमवर्क किया है तो यस मेरे को सर। बताना, अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया तो फटाफट से अभी बनाओ तुरंत करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। मेरे को आंसर सिर्फ बोल दो कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि जिन्होंने नहीं किया वो नोट डाउन कर ले और घर पे आराम से बना ले। करंट रेशियो का आंसर बता देना, और लिक्विड रेशियो का आंसर मेरे को प्लीज बता देना कोई, जल्दी सा कोई बता दो। तुम लोग होमवर्क प्लीज किया करो, टाइम बचाया करो थोड़ा।
जिसका निकल जाए प्लीज मेरे को बताना करंट रेशियो क्या है और ये क्या है लिक्विड रेशियो। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का कितना है अमाउंट? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का अरे बाबा ये हाँ अच्छा चीज याद दिलाई तुम। ये देखो ये अभी तो विकास है नहीं, अदरवाइज विकास से बात करते चलो जो भी है खैर, ये तुम्हारा गड़बड़ हो गया। एक मिनट रुको, ये जो है ना ये मेरे ख्याल से ये फिगर होगा, ठीक है 234 होगा। So 1:1 current हाँ, ratio. करंट रेशियो नूजा इज सेइंग 1:1। प्लीज सब लोग एक बार चेक कर लेना करंट रेशियो 1। सर मेरा भी वही है। बहुत बढ़िया, सहिष्णुता का भी वही है, ठीक है। चलो यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है सारा आइटम, जल्दी जल्दी बनाओ। बाकी सब लोग जिनका सेम आ जाए मतलब बहुत बढ़िया, 2 जन का सेम आया है 1:1 करंट रेशियो, और लिक्विड रेशियो भी जैसे ही आ सर जाए किसी मेरा का भी बताना। वही है। चलो बहुत बढ़िया, 3 लोग का आ गया मतलब आंसर इज राइट, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, और लिक्विड रेशियो भी जैसे ही आ जाए मेरे को बताना, और बाकी लोग फटाफट बनाओ। आगे देखते, 1 मिनट आगे कितना है, छोटा सा थोड़ा सा और है, जल्दी जल्दी खत्म करते इसको। One is to two. 1:2 लिक्विड रेशियो जो है ये आ रहा है 1 नहीं सर गलत, 1 मिनट, प्रीपेड एक्सपेंस हम माइनस नहीं किया। अच्छा ठीक है, सर 0.47। 0.47 ओके 0.47, या इसको हम लोग चाहे तो इस टू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो लिक्विड रेशियो बिलो 1 चला गया ना, मतलब ये आइडियल नहीं है, यानी कि लिक्विडिटी पोजीशन थोड़ा सा खतरे में चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन। इसी तरीके से करंट रेशियो भी 1:1 है, जो कि एक्चुअली लिक्विड रेशियो होना चाहिए था। करंट रेशियो तो 2:1 होना चाहिए था, यानी कि करंट रेशियो के हिसाब से भी अगर देखा जाए या फिर लिक्विड रेशियो के हिसाब से देखा जाए, दोनों ही कंडीशन के हिसाब से ये बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन थोड़ा वीक है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस छोटे छोटे से दिख रहे हैं, और ये छोटे छोटे से 1 लाइनर क्वेश्चन जो है इसको इग्नोर कोई भी मत करना गलती से भी। ये 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। चलो तो एक बार देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस। 14, 15, 16, 17। 14 में लिखा है करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर ₹3 लाख, करंट लायबिलिटी दे दिया। इट्स करंट रेशियो इज 3:1। एकदम सिंपल है, देखो अब तुम लोग स्मार्ट हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, एकदम आसानी से समझ सकते हो। करंट लायबिलिटी कितना है 3 लाख, करंट रेशियो कितना है 3:1। करंट रेशियो 3:1 का मतलब क्या होता है, करंट एसेट 3 गुना ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा करंट एसेट 9 लाख। अगर करंट लायबिलिटी 3 लाख है और करंट रेशियो 3:1 है, जो कि क्या इंडिकेट करता है, 3:1 इंडिकेट करता है करंट एसेट इज 3 टाइम दी करंट लायबिलिटी। तो अगर करंट लायबिलिटी इज 3 लाख, इट मींस करंट एसेट इज 3 into 3 लाख comes to 9 लाख। आगे क्या बोल रहा है, लिक्विड रेशियो है 1, 1 मतलब 1:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, इसको बिना बनाए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो लिक्विड रेशियो बोला है 1, 1 मतलब 1:1। 1:1 का मतलब क्या हो गया, 1:1 का मतलब ये हो गया कि जितना मेरा करंट लायबिलिटी है उतना ही मेरा क्विक एसेट है। तो करंट लायबिलिटी हम लोग अभी निकाले ना, कितना करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 3 लाख। अगर 3 लाख मेरा करंट लायबिलिटी है तो इसका मतलब मेरा क्विक एसेट कितना है, क्विक एसेट,
क्विक एसेट भी 3 लाख है, क्योंकि क्विक एसेट बाई करंट लायबिलिटी ही तो क्विक रेशियो होता है। क्विक मतलब समझ रहे हो ना, लिक्विड का बात कर रहे हैं। लिक्विड एसेट बाई करंट लायबिलिटी, यही तो अपना लिक्विड रेशियो होता है। तो अगर मेरा करंट लायबिलिटी 3 लाख है और लिक्विड रेशियो 1 या 1:1 है, तो इसका मतलब मेरा लिक्विड एसेट कितना है? 3 लाख। लिक्विड एसेट 3 लाख है और करंट रेशियो मेरा 3:1 के हिसाब से मेरा टोटल करंट एसेट आ रहा है 9 लाख। अब ध्यान से समझो, करंट एसेट 9 लाख, लिक्विड एसेट कितना है? 3 लाख। तो बताओ इन्वेंट्री कितना होगा? बीच का डिफरेंस 6 lakh. 6 लाख, अज्यूमिंग देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्योंकि ये हम लोग का assumption लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट एसेट्स का और लिक्विड एसेट का डिफरेंस जो है उसमें दो चीज इंक्लूड हो सकता है, इन्वेंट्री भी हो सकता है और प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि करंट एसेट 9 लाख है और लिक्विड एसेट मेरा 3 लाख है तो इसका मतलब 6 लाख इन्वेंट्री होगा। हो सकता है उस 6 लाख में से 50,000 रुपया प्रीपेड हो, पर क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है या इस तरीके से कोई भी क्लैरिटी है नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट खाली डिफरेंस निकाल के 6 लाख इन्वेंट्री नहीं लिखेंगे। हालांकि आंसर वही होगा, पर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, अपने एग्जामिनर को एक मौका भी नहीं देंगे मार्क्स काटने का। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंस निकाल के 9 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 6 लाख, यानी इन्वेंट्री इक्वल्स टू 6 लाख। लेकिन नीचे में नोट दे देंगे, नोट इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब अपने को सेफ साइड में रहना भैया, एग्जामिनर जरा भी इसको मौका नहीं देंगे, चांस नहीं देंगे कि वो मार्क्स काट सके। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्वेंट्री का वैल्यू हो जाएगा ₹6 लाख, ठीक है, अज्यूमिंग नो प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जरूर लिख देना तुम लोग, हालांकि नहीं भी लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स ना भी काटे, क्योंकि उनके आंसर सीट में भी यही आंसर दिया होगा जो वो लोग लेकर चेक करते हैं, ठीक है। पर बीइंग अ गुड स्मार्ट मैच्योर्ड स्टूडेंट, तुम लोग को हर वो पॉइंट मेंशन कर देना चाहिए जहां थोड़ा भी लैक ऑफ क्लैरिटी रहे, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो सकता है, याद रखना तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। चलो, किसी को ये समझने में प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलो, मैं सॉल्व कर दूंगा बनाकर। हालांकि मुझे लगता नहीं कि सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बोलेगा तो मैं कर दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। किसी को कोई डाउट है, पूछना है तो मेरे को पूछ लो कि ये 6 लाख कैसे आया, अदरवाइज मैं नेक्स्ट में जाऊंगा। सभी को समझ में आया 6 लाख का इन्वेंट्री कैसे आया? प्लीज मेरे को बताना, सभी को समझ में आया? अच्छा, तुम लोग अपने कॉपी में ठीक से ही बनाना, मतलब मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया था, तुम लोग भी ऐसे शॉर्टकट में लिख मत देना एक लाइन में, ठीक है। तुम लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बनाना, या तो अभी चाहो तो बना लो 1-2 मिनट का टाइम लेके, या तो फिलहाल के लिए आंसर नोट कर लो, घर पे आराम से बना लेना, पर बना लेना जरूर, छोड़ना मत, क्योंकि छूटा हुआ चीज हमेशा छूटा ही रह जाता है, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है, प्लीज, आई एम गिविंग 10 सेकेंड्स, अगर कोई आंसर नहीं आएगा तो आई मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। किसी को कुछ पूछना है ये 14 नंबर प्रॉब्लम में? किसी को कुछ भी नहीं पूछना, चलो बहुत बढ़िया। आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। चलो 15 में बढ़ते हैं। टोटल करंट लायबिलिटीज एंड क्विक लायबिलिटीज ऑफ ए आर 5 लाख। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, करंट लायबिलिटीज एंड क्विक लायबिलिटीज दोनों सेम ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक चेंज है, बता दे क्या है। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, ये भी तुम लोग को बता दे। देखो, जैसा कि मैंने अभी कई बार 2-3 बार मेंशन किया कि ये जो कंपनीज एक्ट है ये नया आया है 2000, हालांकि बहुत भी नया नहीं रह गया, 2013 का ये एक्ट है और 14 से ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो गया था। और करीब करीब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन 16 से तुम लोग के सिलेबस में आ गया था, ठीक है। 15 में रिवाइज शेड्यूल 6 आ गया था, क्योंकि ये जो अभी हम लोग नया फॉर्मेट पढ़ रहे हैं ना बैलेंस शीट का और पीएल का, ये पहले पुराने वाले कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 6 में हुआ करता था। 1956 कंपनीज एक्ट 1956 में, पुराना वाला जो कंपनी एक्ट था उसमें ये शेड्यूल 6 में होता था। तो बाद में ये फॉर्मेट ला दिया गया था, तो उसका नाम रख दिया गया था रिवाइज शेड्यूल 6। फिर जब नया कंपनीज एक्ट आया तो उसी कंपनीज एक्ट में ये नया शेड्यूल में डाल दिया गया, शेड्यूल 3। और ये तुम लोग के सिलेबस में जहां तक है 2016 में आ गया था, क्योंकि मैंने 2015 में जो बैच कंप्लीट किया था उसके बाद ही मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था नॉलेज कैंपस 2016 से, और उसी टाइम पे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये चेंजेस भी आया था शेड्यूल 3 वाला, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा याद है। जो भी है, तो उस टाइम पे ना बहुत सारी चीजें आई थी जिस समय पे ये एक्ट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ था, तुम्हारे सिलेबस में भी आया था।
लेकिन उसके बाद से लगातार कंपनीज एक्ट में नई नई चेंजेस होती रहती है, आज भी होती रहती है। इनफैक्ट अगर तुम साइट पे जाके देखोगे एमसीए का, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो साइट है, जो कि बेसिकली कंपनीज एक्ट को गवर्न करने वाला पूरा साइट है, वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ सर्कुलर नोटिफिकेशन आती रहती है। बहुत सारी चीजें वो लोग चेंज करते रहते हैं, ना कि सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजें उसमें नई नई चीजें बदलती रहती है, अमेंडमेंट आती रहती है। और तुम लोग के सिलेबस में भी जो चीज रिलेवेंट है ना, वो भी अपडेट होता रहता है। तो बुक जो लोग ऑथर है वो लोग तो खैर हर एडिशन, जब नया एडिशन निकालते हैं वो लोग तो जो भी नई चीजें हैं वो उसको अपडेट कर देते हैं। और हम लोग भी एज ए टीचर जब भी हमारे नोटिस में कुछ भी ऐसा आता है तो हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, एक और चीज चलो डिस्क्लेमर में दे दूं कि अगर किसी ने भी इस साल न्यू बुक इस बार का लिया है, इन केस अगर कहीं पर कोई भी चीज वेरिएशन मिले जो कि मैंने क्लास में पढ़ाया, हालांकि मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि मैं मतलब अपडेटेड ही कराऊं, हो सकता है फिर भी ह्यूमन एरर के हिसाब से कि कोई चीज मेरे ध्यान से हट जाए। इन केस तुम्हारे ध्यान में ऐसा कुछ आए तो मेरे को पॉइंट आउट करना, मेरे को नोटिफाई करना, जैसे कि पिछले क्लास में नूजा ने बताया था। ठीक है, तो ये चीज मेरे को बताना सो दैट कि मैं दूसरे स्टूडेंट को भी ये चीज कम्युनिकेट कर सकूं। ठीक है, चलो तो मैं ये बोल रहा था कि क्विक, जैसे क्विक एसेट होता है ना, वैसे क्विक लायबिलिटी भी होता है। जैसे क्विक एसेट होता है वैसे ही क्या होता है, क्विक लायबिलिटी। पहले स्टार्टिंग में क्विक लायबिलिटी में ना एक चीज इंक्लूड नहीं करते थे, वो क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर तुम लोग पुराना फॉर्मेट देखोगे ना, अगर तुम लोग आज आज से मतलब ज्यादा नहीं, 3-4 साल पहले का अगर बुक देखोगे और उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर तुम लोग देखोगे, तो वहां पर ना करंट लायबिलिटी अलग था और क्विक लायबिलिटी अलग था। इनफैक्ट क्विक रेशियो का फॉर्मूला ही अलग था। जैसे अभी हम लोग क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं बोलो, अभी हम लोग क्विक रेशियो का फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, देखो ये है क्विक रेशियो का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, क्विक एसेट बाई करंट लायबिलिटी। नीचे में क्या दिख रहा है तुम लोग का, करंट लायबिलिटी। ऊपर में करंट एसेट को हटा के क्विक एसेट लिख दिया, पर नीचे में डिनोमिनेटर में चेंज नहीं किया। डिनोमिनेटर में क्या है, करंट लायबिलिटी, यानी कि जैसा करंट एसेट में था बिल्कुल वैसा ही है। करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी था करंट रेशियो का, और क्विक रेशियो में क्या कर दिया, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ऊपर वाला न्यूमरेटर चेंज कर दिया पर डिनोमिनेटर सेम है, करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। पर ऐसा नहीं था पहले। पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला तो यही था, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट का फॉर्मूला, क्विक रेशियो का फॉर्मूला था क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी या लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी। ये पहले का फॉर्मूला था, समझ में आ रहा है। फिर नया जब शेड्यूल 3 आया फिर उसमें भी चेंज हुआ, नया अमेंडमेंट आया, और नए अमेंडमेंट में फिर क्या हुआ कि यहाँ पर क्विक लायबिलिटी को हटा के वो लोग क्या कर दिए, करंट लायबिलिटी इंक्लूड कर दिए। यानी यही फॉर्मूला जो पहले हुआ करता था क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी, यानी कि लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी, इसी को ये लोग क्या कर दिए, लिक्विड लायबिलिटी को हटा के या क्विक लायबिलिटी को हटा के लोग यहाँ भी करंट लगा दिए, करंट लायबिलिटी। अब ऐसा क्यों किए बता दे रहे, क्विक एसेट में और करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना। क्विक एसेट में और करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ दो चीज का। क्विक एसेट और करंट एसेट में सिर्फ दो चीज का डिफरेंस होता है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, क्विक एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्विक एसेट। समझ में आया, इतना ही डिफरेंस है और तो कुछ डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से पहले के हिसाब से करंट लायबिलिटी और क्विक लायबिलिटी में क्या डिफरेंस था, एक आइटम का, वो था बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी करंट लायबिलिटी में से सिर्फ हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट हटा देते थे, तो उसके बाद जो बचता था बाकी का रिमेनिंग करंट लायबिलिटी, उसे हम लोग बोलते थे क्विक लायबिलिटी। उसको क्या बोलते थे, क्विक लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में हम लोग बैंक ओडी को कंसीडर नहीं करते थे, बैंक ओडी को हटा देते थे तो बाकी बच जाता था क्विक लायबिलिटी, और वही फॉर्मूला यहाँ क्विक लायबिलिटी में लिखा जाता था। लेकिन बाद में जब चेंजेस आया कंपनीज एक्ट 2013 में, और नया नया अमेंडमेंट उसमें आता रहता है, तो उस चेंजेस के हिसाब से फिर क्या हुआ ना कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट पहले वो लोग करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करते थे, वो बाद में क्या कर दिए ना कि क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर में उसको डाल दिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में डाल दिए उसको। और क्योंकि अब वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के उसमें चला गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के हेडिंग में चला गया, इसके वजह से वो लोग क्या किया ना, इस फॉर्मूला को ही चेंज कर दिया। तो अब ये जो फॉर्मूला हम लोग पहले क्विक लायबिलिटी या लिक्विड लायबिलिटी लिखते थे, अब वहां पर हम लोग क्या लिख दिए, करंट लायबिलिटी। यानी अब हम लोग को यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट अगर क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, तो हम लोग लिक्विड रेशियो के टाइम पे हम लोग करंट लायबिलिटी से माइनस नहीं करेंगे। पहले हम लोग बैंक ओडी को माइनस करते थे। ठीक है, तो पुराने अगर तुम लोग पास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, और अगर तुमको 5-6 साल पहले का 13-14 का अगर कोई क्वेश्चन दिख जाए, तो उसमें तुम देखना क्विक रेशियो इसी तरीके से निकालते हैं वो लोग। पर अब ऐसा नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल करंट लायबिलिटी एंड क्विक लायबिलिटी आर 5 लाख। तो अभी तो वैसे भी करंट और क्विक सेम ही होता है अभी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो 5 लाख है, यही अपना करंट है, यही अपना क्विक भी है।
क्विक रेशियो बोल दिया कितना 3:1। एकदम सिंपल, अगर क्विक रेशियो 3:1 है और क्विक लायबिलिटी 5 लाख है तो जल्दी मेरे को बताओ कि क्विक एसेट कितना होगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्विक एसेट कितना होगा। क्विक एसेट कौन बताएगा, जल्दी बोलो, क्विक एसेट कितना होगा। देखते हैं किसका दिमाग का बत्ती जल रहा है। क्विक लायबिलिटी दिया है So 15 lakh. वेरी गुड 15 लाख। क्विक लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी ये दे दिया 5 लाख और क्विक रेशियो दिया है 3:1। क्विक रेशियो 3:1 का मतलब क्या होता है? क्विक रेशियो 3:1 का मतलब होता है कि क्विक एसेट करंट लायबिलिटी का 3 गुना ज्यादा है। फिर से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। क्विक एसेट करंट लायबिलिटी का 3 गुना ज्यादा है। क्विक एसेट करंट लायबिलिटी का 3 गुना ज्यादा है। तो करंट लायबिलिटी अगर 5 लाख है तो क्विक एसेट कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना ज्यादा यानी कि 15 लाख। तो 15 लाख का क्या आ गया, क्विक एसेट। क्या आ गया, क्विक एसेट, नॉट करंट एसेट, क्विक एसेट 15 लाख। अब क्विक एसेट में अगर हम लोग इन्वेंट्री जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, करंट एसेट। तो यही तो बोला है यहाँ पर, करंट एसेट निकालिए। पहला चीज तो वही निकालना है, करंट एसेट। तो जल्दी बताओ करंट एसेट कितना हो जाएगा। 15 लाख में से स्टॉक को जोड़ देंगे 2.5 लाख, कितना हो जाएगा 17,50,000। अब इसमें फिर से तुमको वही अज्यूम करना है कि नो प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। तो अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो हम लोग क्विक एसेट में से इन्वेंट्री 2.5 लाख का जोड़ देंगे तो करंट एसेट आ जाएगा कितना, 17,50,000, 17,50,000। ठीक है। और करंट रेशियो निकालने के लिए बोला है तो करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए अपने को, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो ऊपर 5 लाख दिया ही हुआ है, करंट एसेट तुम्हारा आ गया 17,50,000। तो अगर दोनों को मिला के रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो। ठीक है, चलो इसका 3.5:1. 3.5:1। ठीक है, चलो इसका आंसर हो गया करंट रेशियो का। करंट रेशियो का आंसर है 3.5 और 3.5:1। ठीक है, ये हो गया। और इसका आंसर कितना है, 17,50,000 करंट एसेट। ठीक है, चलो ये देख लेना, सबको समझ में आ गया ना। ये मैं बना नहीं रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ अच्छे से। सबको समझ में आ गया ना, इतना अब तुम लोग का मैच्योर हो जाना चाहिए। फटाफट से मेंटल मैथ से ही निकाल लो। ठीक है, छोटा मोटा कैलकुलेशन अब मन से ही मतलब ट्राई करो, खुद से ही मेंटली कैलकुलेट कर लेने का। हालांकि तुम लोग को आंसर शीट में तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। पर मेंटली और वर्बली भी थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लो ये सब सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग तो इतना कुछ सीख गए, समझ गए। आगे देखो 16 में क्या बोला है, क्विक रेशियो दे दिया। फिर से ध्यान देना सब लोग अब मेरे बात को। ठीक है, देखो तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास है, पर मेरे बात पे पूरा ध्यान रखना। स्क्रीन पे जो दिखा रहे हैं या हाईलाइट कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं उसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखना। क्विक रेशियो कितना बोला है, 1.5। क्विक रेशियो कितना है, 1.5। करंट एसेट दिया हुआ, ध्यान देना, करंट एसेट कितना है, 1 लाख। मतलब इसमें इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड है। चलो समझ में आ गया। करंट लायबिलिटी कितना है, 40,000। ये दोनों करंट करंट है। ठीक है, तो करंट करंट है तो इससे अपने को क्या समझ में आ जाएगा, करंट रेशियो अगर निकालना है तो निकाल लेंगे, पर यहाँ पर करंट रेशियो नहीं निकालने बोला। क्या निकालने बोला, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अपने को स्टॉक निकालना है। तो स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले देखो, करंट लायबिलिटी अगर 40,000 है और क्विक रेशियो 1.5 है, इसका मतलब क्या होता है, क्विक रेशियो 1.5 ये इंडिकेट करता है, हाँ क्विक रेशियो 1.5 ये इंडिकेट करता है कि क्विक एसेट मेरा करंट लायबिलिटी का 1.5 गुना है। ध्यान से सुनना, फिर से हम बोल रहे हैं, क्विक रेशियो 1.5 का ये इंडिकेट करता है कि क्विक एसेट करंट लायबिलिटी का 1.5 गुना है। तो क्विक एसेट अगर करंट लायबिलिटी का 1.5 गुना है तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट लायबिलिटी अगर 40,000 है तो क्विक एसेट कितना हो गया, 60,000, उसका 1.5 गुना 60,000। ये 60,000 क्या है, 60,000 है क्विक एसेट। जबकि करंट एसेट यहाँ है 1 लाख। तो अगर करंट एसेट 1 लाख है और क्विक एसेट मेरा 60,000 है तो बीच का डिफरेंस क्या हो गया, इन्वेंट्री। अगेन विद द सेम एजम्पशन। क्या चीज का एजम्पशन, कि प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, बोलो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा 40,000। तुम सबको समझ में आया ना, तुम सबको समझ में आया ना हम क्या किए। किसी को कुछ पूछना तो प्लीज मेरे से पूछना। ठीक है, चलो 17 नंबर, करंट एसेट ऑफ अ कंपनी। करंट एसेट दे दिया कितना, 17 लाख। करंट रेशियो भी दे दिया 25:1, भयंकर करंट रेशियो। मतलब समझे ना क्या,
ये लोग के पास फालतू का पड़ा हुआ है, वर्किंग कैपिटल यूज नहीं कर रहा है ये लोग ठीक से। चलो 25:1, लिक्विड रेशियो है 0.95:1, मतलब तुम समझे? ये दोनों रेशियो को देख के तुमको क्या समझ में आता है बोलो तो? लिक्विड रेशियो जो है 0.95:1, मतलब 1 से भी कम है, 1 से भी कम है, 0.95 है, 0.95। करंट रेशियो तो इतना ज्यादा है भाई, 25 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना है? 25:1। इसका मतलब करंट एसेट इसका 25 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी है, लेकिन लिक्विड एसेट इसके पास है ही नहीं। लिक्विड एसेट इसके पास है ही नहीं, लिक्विड एसेट तो इसका 1 भी नहीं है, करंट लायबिलिटी से भी कम है। इसका मतलब इसके पास ना फालतू का आइडल स्टॉक पड़ा हुआ है, फालतू का ये लोग के पास आइडल स्टॉक पड़ा हुआ, आइडल स्टॉक, यानी कि इसका स्टॉक जो है बहुत ही स्लो मूविंग आइटम है, या तो मार्केट में अब बिक नहीं रहा होगा, या तो डिमांड कम हो गया होगा, ऑब्सोलीट हो गया होगा, आउट ऑफ मार्केट हो गया होगा, इसीलिए फालतू का स्टॉक पड़ा हुआ है इसके पास। और वो स्टॉक जो है वो करंट एसेट में तो आ रहा है पर क्विक एसेट में नहीं आ रहा है। अब तुम लोग ध्यान से समझो, तुमको ये देखो रेशियो से समझ में आएगा। करंट रेशियो हाई है मतलब करंट एसेट तो बहुत है, करंट रेशियो हाई है मतलब करंट एसेट तो बहुत है, लेकिन लिक्विड रेशियो इतना कम है, नॉट इवन 1। इसका मतलब लिक्विड कैश ये लोग के पास नहीं है, लिक्विड एसेट ये लोग के पास नहीं है। तो इसका मतलब करंट एसेट इतना ज्यादा है, लिक्विड एसेट इतना कम है, मतलब बीच का क्या है, इन्वेंट्री ज्यादा खा ले रहा है ना, बीच का फालतू का जो मनी है वो इन्वेंट्री में ब्लॉक है, ज्यादातर पैसा वर्किंग कैपिटल का इन्वेंट्री में ब्लॉक है। ठीक है, चलो तो अब एक बार हम लोग देखते हैं, अगर तुम्हारा करंट एसेट 17 लाख है और करंट रेशियो 25:1 है, तो बताओ करंट लायबिलिटी कितना होगा, कैसे निकालोगे? 17 लाख बाई 25, 68,000. करंट लायबिलिटी आ गया 68,000, नुजा ने बताया 68,000। ठीक है, चलो अगर करंट लायबिलिटी मेरा 68,000 है और लिक्विड रेशियो 0.95 है, तो इसका मतलब लिक्विड एसेट मेरा कितना हो गया? लिक्विड एसेट मेरा कितना हो गया? 68,000 का 95%, या 68,000 इंटू 64,600. 64,600, तो करंट लायबिलिटी निकल गया। इसके बाद फिर अपना ये भी निकल गया, क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो के हेल्प से अपना लिक्विड एसेट निकल गया 64,400, और बाकी का 17 लाख से माइनस करो लिक्विड एसेट को, तो इन्वेंट्री आ जाएगा। चलो इसको फटाफट से ना बना देते हैं, ये थोड़ा सा है एक, ये प्रॉब्लम 17 का हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सारा तो वर्बली किए पर ये वाला कर लेते हैं। चलो सब लोग मेरे साथ साथ थोड़ा देखना, मैं बना रहा हूँ, नोट डाउन करना, समझना भी ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर 17। ठीक है, देखो अपना करंट एसेट कितना है? 17 लाख, ह्यूज करंट एसेट। ठीक है, करंट रेशियो कितना है? 25:1। तो अगर इस तरीके से अगर तुम समझो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ये होता है क्या? 25/1। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो की जगह पे हम लोग करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं ना। करंट रेशियो की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। और 25:1 की जगह पे 25/1 लिख सकते हैं। अब करंट एसेट हमारे पास कितना है, अच्छे से बच्चे की तरह बना दे रहे, ठीक है। ये है 17 लाख, और अपना करंट लायबिलिटी यहाँ पर हो गया, ये हो गया 25/1। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हम लोग करंट लायबिलिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 लाख डिवाइडेड बाई 25, इसका आंसर है 68,000। नूजा ने बताया, मैंने चेक नहीं किया, ठीक है, तुम लोग एक बार थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। 68,000, अगर करंट लायबिलिटी अपना 68,000 है और क्विक रेशियो कितना दिया, ध्यान देना, क्विक रेशियो 0.95:1। क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है? क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 0.95/1। 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग 7:30 में क्लास रिज्यूम करेंगे, ठीक है। अभी लास्ट मिनट चल रहा है, सेशन एंड हो जाएगा कभी भी, इसके बाद हम लोग 7:30 में क्लास रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला। करंट लायबिलिटी हमने निकाला कितना? 68,000।